हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज अपन सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं और अपन कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे थे। वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने आपको बताई थी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इन पीपीएम और पीपीबी, वेट बाय वॉल्यूम इन पीपीएम और पीपीबी। आफ्टर दैट मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी आर आल्सो discussed earlier video lecture. Now today video lecture I am going to talk about concentration terms related to weight. मतलब ऐसी कंसंट्रेशन की यूनिट्स जो वेट से रिलेटेड होती है, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के वेट से रिलेटेड होती है, समझना ध्यान से, ठीक है। तो उसमें अपन सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, वो है हमारी वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। और सेकंड हम देखेंगे वेट बाय वेट ppm, वेट बाय वेट ppm। क्लियर है। थर्ड की बात करें तो थर्ड हम देखेंगे मोलैलिटी, स्मॉल m। और फोर्थ लास्ट हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन x। फिर मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का क्या रिलेशन होता है उसको अपन चेक करेंगे। और मोलैलिटी और मोलैरिटी, जो अपन ने वॉल्यूम रिलेटेड यूनिट पढ़ी थी, मोलैरिटी और मोलैलिटी वेट रिलेटेड, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है इसको भी अपन डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो बड़ा ही मजेदार होने वाला है ये वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज एंड वेट बाय वेट इन पीपीएम। तो देखो इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है सीधा है हमारे पास। ऊपर लेंगे हम वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या लेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। नीचे लेंगे अपन टोटल वेट, दैट मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू कर देंगे 100 से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला। क्लियर है नहीं। अब अगर आपसे ये कह दे 100 ग्राम सॉल्यूशन में कोई चीज इतने ग्राम है, मतलब 100 ग्राम वेट में इतने ग्राम सॉल्यूट है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, इतने बटे इतने सॉल्यूशन, तो 100 में कितना होगा, इनटू 100। तो बन गया फॉर्मूला, ठीक है। वेट बाय वेट पीपीएम में कैसे निकालेंगे, 10 की पावर 6 में अगर पूछता है तो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, वही है सिंपल। अपन क्या लेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट लेंगे, आप क्या लेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्या लेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू करेंगे 10 की पावर 6 से, ठीक है, पीपीएम में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये दो फॉर्मूले आपको पकड़ के रखने हैं। न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं आज का, ठीक है। कैलकुलेट W बाय W ऑफ ग्लूकोज, W बाय W ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम solution. Calculate W by W of glucose in 100 gram solution if glucose present in this solution, if glucose present in this solution is 5 gram. Also calculate it ppm कंसंट्रेशन। समझ गए, मतलब हमें ppm में भी कंसंट्रेशन बतानी है ग्लूकोज की, और वेट बाय वेट परसेंटेज में भी अपन को बताना है, और वेट बाय वेट ppm में भी बताना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपल होगा। देखो अपन को वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है पहले, तो मुझे चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूट। ग्लूकोज यहाँ पर सॉल्यूट है, इसका वेट कितना है, देखो कितना डिजोल्व है, 5 ग्राम, तो 5 दिया हुआ है अपॉन टोटल वेट, सॉल्यूशन का वेट है 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम, इनटू यहाँ पर क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आएगा, वेट बाय वेट परसेंटेज का आंसर आएगा 5%, ठीक है। अगर हम निकालेंगे वेट बाय वेट पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में अगर इसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे, तो हम 5 ग्राम अपॉन टोटल वही 100 लेंगे, लेकिन अब की बार मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 6 से, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 5 × 10 की पावर 4, दैट मीन्स 50,000 ppm,
भाई जो चीज़ 100 पार्ट्स में 5 है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम ग्लूकोज है, तो 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन अगर ले लेंगे तो कितना ग्लूकोज होगा? 50,000 ग्राम ग्लूकोज होगा, यानी 50,000 ppm। 1 मिलियन में कितने, 1 मिलियन पार्ट्स में इसके 50,000 पार्ट्स होंगे। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में कितने पार्ट्स ग्लूकोज है, तो 1 मिलियन में 50,000 पार्ट्स ग्लूकोज है। ये 100 पार्ट्स में 5 पार्ट्स ग्लूकोज है, 5%। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? बोलो, एकदम क्लियर हो रहा है। दोनों बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंशिएशन मैंने आपको यहाँ पे बताया, नोट कर लो इसको, ठीक है। चलो अब अपन कुछ 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो आपको दे दे सॉल्यूशन का वेट बाय वेट परसेंटेज डायरेक्ट, फिर कैसे करोगे आप? इसको भी अपन चेक कर लेते हैं। मान लो इस तरीके का क्वेश्चन दे दे, इफ solute A required X gram to make 10% solution with water, then calculate X। मतलब समझे? ये कह रहा है कि अगर एक सॉल्यूट A है, ठीक है, उसका 10% सॉल्यूशन पानी में बनाना है, समझ रहे? उसका 10% सॉल्यूशन किस में बनाना है? वाटर में बनाना है, ठीक है। तो X की वैल्यू क्या होगी, मतलब कितने ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे कि 10% बन जाए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि सॉल्यूशन का वेट नहीं दे रखा, बट अपन को वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखा हो। जब भी आपको कंसंट्रेशन दे रखी हो ना, वेट बाय वेट परसेंटेज कंसंट्रेशन ही तो 10%, ठीक है। जो गिवन हम लिखेंगे, इसमें गिवन दे रखा है हमें वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखा है 10%। तो ऐसे में अगर वेट नहीं दिया सॉल्यूशन का तो 100 मान के चलेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। भाई ये हमें दे दिया, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं दिया, तो हम क्या मान के चलेंगे? 100। क्या मान के चलेंगे? और वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे 10% इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट X है, इसको निकालना है, और वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 मान लेंगे। अगर दे रखा होता तो उसको यहाँ एज इट इज रख देते, नहीं तो 100 मानो इंटू 100। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? यहाँ परसेंटेज होती है, ये कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ग्राम में बचेगा 10 ग्राम। यानी हमारे पास कितना वेट चाहिए? 10 ग्राम ही हमें डिसॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन सपोज करो इसी क्वेश्चन में अगर मान लो वो कह देता इफ सॉल्यूट ए रिक्वायर्ड X ग्राम टू मेक 10% सॉल्यूशन ऑफ 1000 ग्राम, मतलब सॉल्यूशन का वेट दे देता, तो यहाँ पर क्या आता? 1000। क्लियर है नहीं है? तो फिर आंसर 100 ग्राम आता, ठीक है। 10 से और मल्टीप्लाई हो जाता तो 100 ग्राम हमें घोलना पड़ता। क्लियर है या नहीं? बोलो, तो नोट कर लिया जाए, बहुत ही ईजी है। चलो नोट कर लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन डेंसिटी को लेकर के और आ जाता है इसमें, कि आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी निकालनी हो, वो डेंसिटी दी हुई है, फिर आप कैसे करोगे। तो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, इफ 10 ग्राम solute dissolved in 100 ml सॉल्यूशन, 10 ग्राम सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, यानी आपको वॉल्यूम दे दिया सॉल्यूशन। आपको क्या दे दिया? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। इफ 10 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का वेट बाय वेट परसेंटेज बताना है। आप कैसे करें? 10 ग्राम सॉल्यूट आपको दिया हुआ है, घोला हुआ है 100 ml सॉल्यूशन। वेट बाय वेट परसेंटेज के लिए हमें सॉल्यूशन का वेट चाहिए, तो वेट हम तभी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम हमें दे रखा है सॉल्यूशन का, वेट हमें निकालना है सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको जरूर दी हुई होगी, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको दी हुई है 1.2 ग्राम पर ml। क्या दी हुई है? 1.2 ग्राम पर ml।
क्लियर है नहीं ये बोलो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे अपन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, डेंसिटी होती है हमारी वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हुआ। डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम पर ml, यूनिट लिख देता हूँ ग्राम पर ml। और वॉल्यूम कितना है हमारा, देखो कितने में डिजोल्व, 100 में, 100 ml। तो 100 ml वॉल्यूम, ऐसा सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम 100 ml है और उसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है, क्लियर है। तो उसका जो वेट बचेगा वो 100 इंटू 1.2 यानी कितना आएगा हमारे पास 120। क्लियर है या नहीं बोलो, कितना आएगा 120 ग्राम, ये है वेट ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है। अगर मान लो डेंसिटी 1 होती तो फिर वॉल्यूम और वेट बराबर आता, क्योंकि यहाँ 1 लिखते तो 100 ग्राम आ जाता सीधा आंसर। 120 ग्राम आ गया हमारे पास वेट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब सिंपल है, W बाय W परसेंटेज निकालना है हमें, किसका, A का निकालना है, ठीक है। इफ 10 ग्राम सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट A मान लो, सपोज करो A है, इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, वेट लेंगे इसका, ठीक है। वेट कितना है सॉल्यूट का, देखो आ गया 10 ग्राम दिया हुआ है, अपॉन वॉल्यूम वेट ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 120 निकाल लिया अभी डेंसिटी वाले फॉर्मूले से, इनटू 100 कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 100 अपॉन 12। इसको सॉल्व कर लो तो ये आएगा आपका 6840.33, ये आएगा परसेंट, 8.33%। यानी 120 ग्राम में, सीधी सी बात है, 120 ग्राम सॉल्यूशन में ये 10 ग्राम घुला हुआ है। कितने में, 120 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम घुला हुआ है। तो इसका परसेंटेज कितना है, मतलब 100 ग्राम में कितना घुला हुआ है, तो हम लिखेंगे सब 120 में घुला हुआ है 10 ग्राम, ये रहा। तो 1 में घुला हुआ है 10/120 सॉल्यूशन का वेट, तो 100 में घुला हुआ है इंटू 100, तो ये आंसर आ जाए 8.33%। यानी 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन होता तो ये 8.33 ग्राम में घुला होता। 120 में अगर ये 10 ग्राम घुला है तो 100 में कितना घुला होता है 8.33 ग्राम। अब परसेंटेज क्यों लगाया, क्योंकि हम पर 100 की बात कर रहे हैं। क्लियर है या नहीं। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलते हैं, तो आप इस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जो पॉसिबल हो सकते थे वो मैंने कराए। चलो नोट कर लिया। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी वेट रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो है मोलैलिटी की यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट जो यूनिट है वो हमारी क्या है, मोलैलिटी। तो देखो मोलैलिटी क्या होती है, ध्यान दो। अगर आपको ध्यान हो तो हमने मोलैरिटी बताया था आपको, वॉल्यूम रिलेटेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन अगर हमारे पास हो, या हमारे पास 5 लीटर हो, कितने भी हो, हमें 1 लीटर सॉल्यूशन में इसको कन्वर्ट कर लेना है। 1 लीटर वॉल्यूम अगर सॉल्यूशन का है तो उसमें कितने मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है, वो मोलैरिटी होती है। नेक्स्ट जो वेट रिलेटेड यूनिट है वो है मोलैलिटी। क्या है वो, मोलैलिटी है, और वो था मोलैरिटी, आ रहा था यहाँ पर, वहां कैपिटल एम सिंबल होता था या स्मॉल एम सिंबल होता। मोलैलिटी की सिंबल होता है स्मॉल एम। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। अभी तक सारी चीजों में आप ये देख रहे थे कि ऊपर हमेशा आता था सॉल्यूट और नीचे हमेशा आता था सॉल्यूशन। यहां क्या होगा, ऊपर सॉल्यूट आएगा फॉर्मूले में और नीचे आएगा सॉल्वेंट। क्या आएगा, सॉल्वेंट का वेट लेते हैं यहाँ पर 1 kg। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट which dissolved in 1 kg weight of solvent। 1 kg weight of solvent, 1 किलो सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व, कॉल्ड मोलैलिटी। मतलब मोलैरिटी में तो क्या करते थे अपन, वॉल्यूम मेजर करते थे सॉल्यूशन का, पूरे की पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेजर करते हैं।
ठीक है। और यहाँ अपन क्या मेजर करेंगे, ओनली जैसे पानी सॉल्वेंट है तो पानी का वेट, 1 किलो पानी लिया उसमें नमक घोल दिया तो क्या बनेगी, मोलैलिटी बनी। और अगर हम नमक घोलने के बाद पूरे का वॉल्यूम कैलकुलेट करें, वो 1 लीटर बना दें उसका वॉल्यूम, तो मोलैलिटी बनी। समझो इसको, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच डिजॉल्व इन 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट कॉल्ड मोलैलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो सिंपल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन W ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल सा है ना फॉर्मूला। अरे मोलैलिटी क्या होती है, कितने मोल सॉल्यूट के 1 किलो सॉल्वेंट में डिजॉल्व है। अब ये फॉर्मूला कैसे बना है, सपोज करो W kg सॉल्वेंट में डिजॉल्व है n मोल सॉल्यूट के, ठीक है। तो 1 kg सॉल्वेंट में कितने डिजॉल्व होंगे बोलो, ये W नीचे जाएगा, तो मैंने बना दिया फॉर्मूला, n/W लिखा है। नीचे सॉल्वेंट का वेट लेते हैं, देखो नीचे सॉल्यूशन नहीं है, डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट है। क्लियर है या नहीं है, बोलो क्लियर। अच्छा, अगर मान लो W सॉल्वेंट यानी सॉल्वेंट का वेट अगर ग्राम में दिया हो, ठीक है, तो क्या करना है, इसको 1000 से डिवाइड कर देना, तो ये वेट आ जाएगा आपका किलोग्राम में भैया। सॉल्वेंट का वेट हमेशा किलोग्राम में ही तो रखेंगे यहाँ पर। क्लियर है, 5 किलो में इतना है तो 1 किलो में कितना होगा, तो फिर 5 किलो का बांट देंगे, ग्राम के थोड़ी देंगे, किलोग्राम का यहाँ पर डिवाइड करेंगे, किलोग्राम ऑफ वेट से डिवाइड करेंगे। इसलिए ग्राम है तो उसको 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। मोलैरिटी में क्या करते थे, वॉल्यूम लीटर में होता था, मिलीलीटर में तो 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट करते थे। क्लियर, वही है कॉन्सेप्ट, बस यहाँ वेट लेते हैं सॉल्वेंट का, और कोई फर्क। और वेट टेम्परेचर से चेंज नहीं होता, वेट रिलेटेड यूनिट, तो ये मोलैलिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। जो आपने सॉल्यूशन 5 मोलल, 5 स्मॉल m का क्या मतलब हो जाए, मोलैलिटी 5 है। अगर कोई सॉल्यूशन आपने 5 मोलैलिटी के बनाया तो वो 1 साल बाद भी 5 मोलैलिटी का ही होगा, क्योंकि सर्दी गर्मी से वेट कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन मोलैलिटी चेंज हो जाती है। तो सिंपल है एकदम। अच्छा, n सॉल्यूट क्या होगा ये भी बता दो। अगर अपन इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं 1, ठीक है, उसके बाद n सॉल्यूट क्या होगा बताओ। n सॉल्यूट क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। ये कैपिटल M है, मोलर मास, ठीक है। अपन क्या करते हैं यहाँ पर मोलर मास को m डैश बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि कैपिटल M मोलैरिटी भी तो है, ठीक है। तो यहाँ पर m डैश ऑफ सॉल्यूट, समझ रहे हो ना, ये मोलर मास, ये क्या है वेट और ये है मोलर मास, ये मास ये मोलर मास, इन दोनों का रेशियो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला यहाँ रख दो तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा, जरूरत नहीं है बस, ठीक है। इन दोनों को अगर सपोज करो नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं तो सीधे ही निकल जाएगी मोलैलिटी। अगर उसके से जो वेट दे रखा है तो वेट में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, नंबर ऑफ मोल निकालो, यहाँ रखो वेट सॉल्वेंट, आराम से आंसर आएगा। क्लियर है या नहीं है बोल। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मोलैलिटी किस तरह से आती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर अपन बात करें, जैसे अपन ने देखा था मोलैरिटी को अलग अलग तरह से अपन देख सकते हैं कि 1 मोलर है सॉल्यूशन, 2 मोलर है सॉल्यूशन, 3 मोलर है वगैरह वगैरह। यहाँ पर भी वही होगा, मैं आपको एक छोटी सी टेबल बना देता हूँ वापस से, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पर आपको 1 स्मॉल m है तो इसका मतलब क्या है, मोलैलिटी की वैल्यू 1 है। मोलैलिटी की वैल्यू अगर 1 है तो अपन इसको क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन को 1m, और क्या बोलेंगे, मोलल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, बोलो मोलल सॉल्यूशन। जब वहाँ बोलते थे मोलर सॉल्यूशन, अगर स्मॉल m की वैल्यू 2 आ जाती है, मतलब 1 किलो सॉल्वेंट में 2 मोल डिजॉल्व है, तो स्मॉल m 2 आएगा, तो बोलेंगे 2m, ठीक है। या बाई मोलल, क्या बोलेंगे, बाई मोलल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, बाई मोलल सॉल्यूशन। अगर स्मॉल m की वैल्यू आती है 1/2 तो हम लिखेंगे स्मॉल m/2, तो बोलेंगे हम सेमी, क्या बोलेंगे, सेमी मोलल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, सेमी मोलल सॉल्यूशन। क्लियर है, ठीक है। इसी तरह से और देखते जाओ। अगर सपोज करो स्मॉल m मोलैलिटी, इसकी वैल्यू आती है 1/5, ठीक है, तो हम लिखेंगे m/5, तो क्या बोलेंगे, पेंटीमोलल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, पेंटीमोलल सॉल्यूशन। क्लियर है या नहीं है बोल। अगर सपोज करो स्मॉल m की वैल्यू आती है 1/10 तो लिखेंगे m/10, तो बोलेंगे डेसीमोलल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, डेसीमोलल सॉल्यूशन। अगर स्मॉल m की वैल्यू आती है 1/100
तो बोलेंगे भैया m/100, तो बोलेंगे यहाँ पर सेंटीमोलर सॉल्यूशन। ठीक है, और ऐसी लास्ट पॉसिबिलिटी है अगर स्मॉल m की वैल्यू क्या आ जाए 1/1000, क्या आ जाए 1/1000, तो क्या बोलेंगे मिली मोलर सॉल्यूशन। ये भी नोट कर लेना। तो इस तरह से अपन को ये दे सकता है। ठीक है, चलो अगर हम देखें एक और क्वेश्चन, अगर मान लो आपको एक रिलेशनशिप में समझा दूं मोलैलिटी और मोलैरिटी का, तो वहां से भी कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर ये बात होती है, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैलिटी और मोलैरिटी का कोई रिलेशन हो, बिल्कुल। देखो मोलैलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन निकालने के लिए थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन पे जाना पड़ेगा, जो जिसकी जरूरत नहीं, मैं आपको बता दूं। इसका रिलेशन मैं आपको डायरेक्ट याद करा देता हूँ, क्योंकि कई बार कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है, आपको मोलैलिटी दे दी, मोलैरिटी पूछ ली, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस, कुछ नहीं करना। मोलैलिटी जो है ना, मोलैलिटी ये वेट रिलेटेड यूनिट है, वेट रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म है, और मोलैरिटी वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो डेंसिटी से कहीं न कहीं निकलेगा, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी जो होती है वेट अपॉन वॉल्यूम, सॉल्यूशन की डेंसिटी होती है सॉल्यूशन का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम। समझना इस फंडे को, ठीक है। तो डेंसिटी फॉर्मूले में जरूर आएगी, जो फॉर्मूला मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशनशिप देगा उस फॉर्मूले में डेंसिटी तो आएगी ना, सीधी सी बात है, क्योंकि वेट और वॉल्यूम बस चार चीजें आएंगी फॉर्मूले में। डी आएगा, इसे बोलेंगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एक आएगा कैपिटल एम, ये तो मोलैरिटी है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। स्मॉल एम क्या होगा, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और एक लास्ट चीज और आएगी, और वो क्या होगी हमारी कैपिटल एम डैश। ये मैंने आपको क्या बताया था, ये बताया था आपको मैंने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये चार चीजें फॉर्मूले में आएंगी बस, ठीक है। और एक फॉर्मूला ऐसा डेराइव करते हैं अपन जिसमें मोलैलिटी और मोलैरिटी कोरिलेटेड होती है, ठीक है। तो कौन सा है वो फॉर्मूला, जरा ध्यान से देखो। फॉर्मूला है डेंसिटी अपॉन मोलैरिटी, ध्यान दो, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डी डेंसिटी है, एम मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, इक्वल टू अंदर आपको यहां करना है एम डैश, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 100, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन मोलैलिटी। ये है आपका फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। मोलैलिटी आप कैसे निकालते हो वो जानते हो, अलग से निकाल लेना, ठीक है ना। अगर मान लो आपको मोलैलिटी भी नहीं दी हुई, मोलैलिटी का डाटा भी आपको नहीं दिया, सिर्फ डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, समझो, सिर्फ क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, और मोलर मास दे रखा है सॉल्यूट का, और आपसे पूछ रहा है मोलैरिटी बताओ, तो इसके लिए आपको मोलैलिटी चाहिए ना, क्या चाहिए आपको, मोलैलिटी चाहिए। तो मोलैलिटी भी नहीं दे रखी, उसकी जगह आपको क्या दे रखा है, सारा डेटा दे रखा है मोलैलिटी निकालने का। तो मोलैलिटी अलग से निकाल लो, जैसे मैंने आपको बताया। मोलैलिटी कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में, इस फॉर्मूले से निकाल लो। अगर आपको मोलैलिटी दे रखी है, मोलैरिटी पूछ रहा है तो ऐसे करो, और मोलैरिटी दे रखी है, मोलैलिटी पूछ रहा है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला अपन देख ही चुके हैं, n/v वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लेते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास, ठीक है। ये ध्यान रखो, क्लियर है या नहीं है बोलो। इसको अपन अलग तरह से रीअरेंज करके सब चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है या नहीं है बोलो, ठीक है। डायरेक्ट मैंने लिखा है फॉर्मूले को, बिल्कुल सिंपल है, डेंसिटी में मोलैरिटी से डिवाइड करो इक्वल, चार ही तो चीजें, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड मोलैलिटी, चार चीजें तो 100 डिवाइड करना है प्लस 1/m, ये है आपका फॉर्म, ठीक है। चलो
अब अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो मोलैलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद मोल फ्रैक्शन देखेंगे लास्ट, और फिर मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का रिलेशन देके क्वेश्चंस करेंगे और वीडियो को विराम देंगे। चलो तो देखो मोलैलिटी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मोलैलिटी पर बेस्ड। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। मोलैलिटी इक्वल टू क्या होती है हमारे पास, मोलैलिटी इक्वल टू होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केज, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है ये, और ये सॉल्वेंट का वेट है केजी में, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं ये भी अपन को पता है, कैसे, वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, चाहे एम सॉल्यूट लिख दो चाहे एम डैश लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, समझने वाली बात है बस। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास, इफ 117 ग्राम NaCl dissolved, 117 ग्राम NaCl dissolved in 200 ग्राम water, 200 ग्राम water, then calculate molality of the solution। बहुत सिंपल है देखो, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका अपन, गिवन वैल्यूज है वो लिख लो जिससे आसानी रहे। 117 ग्राम NaCl मतलब वेट दे रखा है NaCl का, या वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है हमारे पास, कितना है 117, ठीक है। अच्छा मोलर मास निकाल सकते हो क्या सॉल्यूट का, NaCl का मोलर मास कैसे निकलेगा, NaCl कैसे निकलेगा, Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, ऐड कर दो तो आ जाएगा हमारे पास 58.5 ग्राम पर मोल होता है यूनिट मोलर मास। 1 मोल का वेट है इसलिए नीचे मोल आएगा, ठीक है, क्लियर है नहीं बोल। अच्छा और क्या दे रखा है, वाटर यानी सॉल्वेंट का वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 200 ग्राम। अब आपको निकालनी है मोलैलिटी इस सॉल्यूशन, तो मोलैलिटी सीधी निकल जाएगी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे अपन, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बन जाएगा ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच डिजॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे केजी में। अब ये केजी में नहीं है तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लो 200 अपॉन 1000 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/10 यानी 1/5 kg, यानी 1 kg का 5वां हिस्सा ही तो होता है 200, ठीक है, तो 1/5 kg आ गया। सारी वैल्यू पुट कर दो। वेट ऑफ सॉल्यूट देखो कितना है हमारे पास 117 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 58.5, क्लियर है, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1/5 kg, ठीक है 1/5। अच्छा मोलैलिटी की जो सिंबल है वो क्या बनेगा, मोल पर केजी, ये तो पता ही सिंपल नजर आ रहा है, यूनिट बनेगी मोल पर केजी। चलो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये सीधा 2 से कटेगा तो इसका आंसर आएगा ऊपर जाएगा 10 मोल पर केजी, यानी ग्लूकोज के 1 kg सॉल्वेंट में 10 मोल डिजॉल्व। अरे देखो ना 117 ग्राम ग्लूकोज मतलब 2 मोल ग्लूकोज, 2 मोल ग्लूकोज 200 ग्राम में डिजॉल्व है, 200 ग्राम वाटर में 2 मोल ग्लूकोज है ना, 117 ग्राम का मतलब 2 मोल हो गया ना, 58.5 1 मोल का वेट है, तो 2 मोल का वेट 117 हो गया, 58 का पहाड़ा बोल लो 2 बार 117 है, ठीक है। तो 117 ग्राम कितने में डिजॉल्व है 200 में, यानी 2 मोल NaCl 200 ग्राम में डिजॉल्व है, तो 400 में कितने मोल डिजॉल्व हो, 4 मोल। 800 में कितने मोल डिजॉल्व होंगे 8 मोल, और 1000 में कितने होंगे 10 मोल। तो सिंपल सा आंसर 10 मोल पर केजी, यानी 1 kg में 10 मोल डिजॉल्व। बहुत सिंपल है एकदम, कोई ज़्यादा झंझट है ही नहीं। क्लियर है नहीं है बोलो क्वेश्चन, बहुत बढ़िया ना। अब 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा अलग तरह से देता हूं मैं आपको। हाउ much NaCl required
टू मेक 400 ग्राम नहीं 400 ग्राम नहीं, टू मेक सेमी मोलाल सॉल्यूशन। अब अगर इतना दिया हुआ है, समझना इस चीज को, अगर इतना दिया हुआ, हाउ मच NaCl रिक्वायर्ड टू मेक सेमी मोलर सॉल्यूशन इन वाटर, यानी वाटर लिख दिया लेकिन वाटर का वेट नहीं दिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू, देखो इसने सेमी मोलर का मतलब है मोलेलिटी की वैल्यू दे दी 1/2, समझो इसको। इसने मोलेलिटी की वैल्यू कितनी दी, सेमी मोलर बताया था ना 1/2 लेते हैं, मोलेलिटी की यूनिट दे दी 1/2। तो मोल कंसंट्रेशन की यूनिट जब दे दे, मैंने आपको बता रखा है, जब कंसंट्रेशन की यूनिट दे दे तो आप क्या मान लिया करो, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नीचे जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो मान लिया करो। तो नीचे क्या आता है मोलेलिटी में, वेट ऑफ सॉल्वेंट, नहीं दे रखा तो 1 kg मान लो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्या मान लो 1 kg, लेकिन दे दे तो वही मान लो। तुम दे देते हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड टू मेक सेमी मोलर सॉल्यूशन इन 5 kg वाटर, यानी 5 किलो वाटर के अंदर आपको सेमी मोलर सॉल्यूशन बनाना है NaCl का। तो कितना NaCl आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। वेट निकाल लो NaCl का, अच्छा मोल निकाल लो पहले, फिर उसके बाद वेट निकाल लेना, ठीक है। तो सिंपल है। तो यहाँ पर अपन सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सॉल्यूशन है, मोलेलिटी इक्वल टू क्या होगा भाई, हमें वेट निकालना है ना NaCl का, तो वेट ऑफ NaCl कितना डिसॉल्व होगा ये निकालना है। मोलर मास NaCl का अपन जानते ही हैं, ये नीचे आ जाएगा, इनटू वेट ऑफ वाटर या सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ वाटर kg में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मोलेलिटी कितनी है, देखो 1/2, सारी वैल्यू रखेंगे। वेट अपन को निकालना ही है NaCl का, ठीक है। अपॉन कितना वेट, कितना डिसॉल्व करना पड़ेगा तो पूछा ही है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl अभी निकाला था 58.5, ठीक है, इनटू ये वाटर का जो वेट दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, क्लियर है नहीं है। तो वेट ऑफ NaCl हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 58.5 × 5/2, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा आपका 58.5 × 2.5 ग्राम आंसर। यहाँ इतना वेट आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आप m/2 स्मॉल m/2 मोलेलिटी का सॉल्यूशन बना पाओगे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट वेट रिलेटेड यूनिट, और वो है हमारी मोल फ्रैक्शन। क्या है हमारी मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ मोल होता है कि किसी सॉल्यूशन में A B C बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो सब चीजों के अपने अपने नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व होंगे, कुछ कुछ वेट होगा, ठीक है। तो किसी एक चीज का फ्रैक्शन निकालना है मोल के रेस्पेक्ट में, उसको मोल फ्रैक्शन। तो ये सीधा सा फंडा है इसका, मोल फ्रैक्शन X से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूँ, कॉमन फॉर्मूला, उसको अपन लगा देंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ X, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब A अब कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A, A का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, A के कितने मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स A के कितने मोल्स हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में जितनी भी चीजें हैं, A के साथ B है, C, उन सबके मोल जोड़ दो और यहां रख दो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये है फॉर्मूला, सिंपल, इसे मोल फ्रैक्शन बोल। मोल का फ्रैक्शन ले लिया ना, फ्रैक्शन 1 से कम आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो A के मोल होंगे वो टोटल से कम ही आएंगे, तो कम में ज्यादा का डिवाइड करेंगे तो एक से कम आना है आंसर, फ्रैक्शन 1 से कम आएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो X, किसका, सॉल्यूट का, तो हम लिखेंगे X सॉल्यूट, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन,
क्लियर है नहीं, ये हो गया सिंपल। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे ये बता देता हूँ मैं आपको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर और भी उसमें कोई चीज़ है, सबके नंबर ऑफ मोल्स जोड़ने होते हैं बस, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर मान लो आपके पास ए बी है, बी बी है, सी बी, तीन चीज़ें हैं, ट्राइनरी सॉल्यूशन है, ट्राइनरी, तो इसके नंबर ऑफ मोल को, इसके नंबर ऑफ मोल को और इसके नंबर ऑफ मोल को जोड़ दो तो टोटल आ जाएगा, यहाँ डिवाइड कर दो और जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर रखो। ए का चाहिए तो एन ए अपॉन एन टी, बी का चाहिए तो एन बी अपॉन एन टी, सी का चाहिए तो एन सी अपॉन एन टी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा हार्ड है ही नहीं, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा आराम से, ठीक है भाई। अच्छा, अब एक बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स सॉल्वेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट की रखो ऊपर और नीचे सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल रखो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसमें एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम एक ऐसा सॉल्यूशन ले जिसमें एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट, तो एक ही होता है, सॉल्यूट भी एक ही, बाइनरी सॉल्यूशन है, तो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ रहा है सपोज करो एक्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आ रहा है एक्स सॉल्वेंट, तो अगर इन दोनों को जोड़ दे तो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, समझो। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन में ऐड कर दो तो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन आ जाता है, वो हमेशा एक आता है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज दी 1। क्लियर है नहीं? अब इसको अपन प्रूफ भी कर सकते हैं, देखो कि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन एक कैसे आता है। तो जरा ध्यान से देखो, ये आपने नोट कर ही लिया। अब मैं आपको बता देता हूं कि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन एक कैसे आता है। देखो बहुत सिंपल, अलग अलग तरीके हैं इसके। पहले तो ये देखो एक्स सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन मुझे बताना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे उसको, एक्स सॉल्यूट यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस एक्स सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये इसके बराबर होता है। ये हमेशा क्या आता है, एक के, ये हमेशा किसके इक्वल आता है, बोलो एक के इक्वल आता है। चलिए प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो सीधी सी बात यहाँ पर ये है, अगर हमें एक्स सॉल्यूशन निकालना हो, अगर हमें एक्स सॉल्यूशन निकालना है तो वो क्या होगा भाई, जिस चीज का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोल ऊपर रखो, तो हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन ही ऊपर रखना पड़ेगा इस बार, और नीचे भी अपन सॉल्यूशन के मोल ही रखेंगे टोटल। तो ये दोनों तो इक्वल ही आएंगे ना, और इक्वल आएंगे तो एक ही तो आना आंसर, बोलो अरे एक ही आना है या नहीं। तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आप एक्स सॉल्यूट की और एक्स सॉल्वेंट की वैल्यू यहाँ पे रख दो, एलसीएम ले लो, एक आएगा। क्या कि देख लो आप, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। सपोज करो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है 5 और सॉल्वेंट के थोड़े ज़्यादा होंगे ना, क्योंकि ज़्यादा है वो, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स है 7। क्लियर है नहीं? तो आपको कैसे, आप को प्रूफ करो कि एक्स सॉल्यूशन 1 आएगा। तो सबसे पहले आप एक्स सॉल्यूट निकाल लो। देखो एक्स सॉल्यूट क्या होगा भाई, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 12, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। और एक्स सॉल्वेंट क्या होगा बताओ, और एक्स सॉल्वेंट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के 7 है अपॉन नीचे 12 भी आना है। क्लियर है नहीं? तो अलग अलग निकाल लिया आपने मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का अलग निकाल लिया और आपने सॉल्वेंट का अलग निकाल लिया, ठीक है। अब सॉल्यूशन का कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एक्स सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, एक्स सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है 5/12, उसमें ऐड कर दो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 7/12, तो क्या आ जाएगी 12/12, तो क्या आएगा बोलो 1। क्लियर हो? तो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा एक आता है और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा एक से कम आता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है या नहीं? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन देखते हैं एक रिलेशन देखते हैं जो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में है। वो तो इंटरेस्टिंग रिलेशन। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो हमारे पास ये ए सॉल्यूट है, ठीक है, या ए सॉल्यूट है और बी सॉल्वेंट है, कुछ भी मान लो, तो ये हमेशा एक आता है, अपन ने देख लिया, ठीक है। तो अगर मुझे एक्स ए की वैल्यू निकालनी है तो मैं 1 - एक्स बी कर सकता हूँ, और मुझे एक्स बी की वैल्यू निकालनी है तो 1 - एक्स ए कर सकता हूँ। ये तो बहुत सिंपल है। अरे सपोज करो आपने दो चीज़ें ली,
एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आपने पूरे फॉर्मूले में रख के निकाल लिया, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आपने पूरे फॉर्मूले में रख के निकाल लिया, ठीक है। अब आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन नहीं निकालना पूरे फॉर्मूले में रख के, तो एक में से घटा दो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब दो ही कंपोनेंट हो। सपोज करो 3 कंपोनेंट है ए, बी और सी, तो फिर एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी भी तो आ जाएगा ना, फिर उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब देखते हैं अपन एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है हमारा मोल फ्रैक्शन और किसके बीच का रिलेशन है, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप डाल लो रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का क्या रिलेशन होता है, ध्यान से सोचो थोड़ा सा। देखो, हम एक काम करते हैं, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिखते हैं, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे लिखेंगे। वे टोटल कैसे, टोटल लिखेंगे तो टोटल ऐसे ही तो निकालेंगे, सॉल्यूट के मोल और सॉल्वेंट के मोल ऐड कर देंगे। क्लियर है या नहीं बोल, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एच सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लिखें, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लिखेंगे अपन, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है, ऐसे लिख देंगे इसको। नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है, नीचे भी, इसमें भी, जिसका चाहिए उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आते हैं। सॉल्यूट का चाहिए मोल फ्रैक्शन तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर आ गया, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दे दिया और इसको इक्वेशन 2 दे दिया। क्लियर है या नहीं, बोलो यहां तक। अब क्या करते हैं अपन, सिंपल सा एक काम करते हैं, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से। नहीं, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को डिवाइड कर लेते हैं सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूं, तो क्या होगा, हम लिख देते हैं एक्स सॉल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट, समझ रहे हो, इक्वल टू। अब एक्स सॉल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट करेंगे तो ये वाला स्टेप तो कैंसिल हो जाएगा ना, और ये तो कॉमन ही है, एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, ये नहीं, ये कैंसिल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। क्लियर है नहीं, बोलो क्लियर है। अच्छा, एन सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं, एन सॉल्यूट क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, एन सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं अपन, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू, और एन सॉल्वेंट को क्या लिखेंगे, ये एक काम करो ना, सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूं, इससे भी अच्छा तरीका, आप एक काम करो, एन सॉल्यूट को छेड़ो ही मत, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एज इट इज रहना, और एन सॉल्वेंट को ओपन करो। तो एन सॉल्वेंट को क्या लिखें, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं सॉल्वेंट के, वेट ऑफ सॉल्वेंट, कोई भी चीज हो उसका नंबर ऑफ मोल ऐसे निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट ये केजी में लेना, बट वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेना, नहीं तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा, अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे लिखेंगे ना इसको। अब जरा एक चीज देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच प्रेजेंट इन 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये रेशो क्या है बोलो, मोलैलिटी नहीं है क्या, है या नहीं है। तो क्या लिखेंगे बोलो, रिलेशन एक्स सॉल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट, एक्स सॉल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या, ये रेशो जो यही, ये क्या बन जाएगा, स्मॉल एम मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है या नहीं है, ये है रिलेशन, ठीक है। इसको और अच्छे से लिखा जा सकता है, कैसे लिखेंगे, सपोज करो हमें इन दोनों में से एक का ही मोल फ्रैक्शन पता है और हमें मोलैलिटी बतानी है, मोल फ्रैक्शन इन दोनों में से एक का ही दिया हुआ,
ये तो सॉल्यूट क्या दिया हुआ है, सॉल्वेंट क्या दिया हुआ है, तो चेंज कर लो। अगर मान लो आपको सॉल्यूट क्या दिया हुआ है तो सॉल्वेंट को हटा दो। कैसे हटाओगे, एक्स सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स सॉल्यूट होगा या नहीं होगा, अभी तो बताया था। ठीक है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं अपन, एक्स सॉल्यूट अपॉन इस एक्स सॉल्वेंट को हटा के 1 माइनस एक्स सॉल्यूट लिख दूंगा मैं, इक्वल टू मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उल्टा कर दे, यानी सॉल्वेंट की का मोल फ्रैक्शन दे दो, फिर इसको हटा देना, इसके जगह 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट लिख देना। क्लियर है नहीं? तो इस तरह से आपने ये रिलेशनशिप देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। इस पर बेस्ड अब अपन न्यूमेरिकल देख लेते हैं, नोट कर लो इसको। अब देखो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, बड़ा ही धमाकेदार। ठीक है, तो क्या है वो न्यूमेरिकल, जरा ध्यान से देखो। इस पूरी यूनिट में न्यूमेरिकल बहुत जरूर आता है, क्योंकि अभी तक आप देख रहे हो मैंने कितने न्यूमेरिकल करा दिया। अभी वैसे थ्योरेटिकल पोर्शन भी इसमें बचा हुआ है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का है, क्लियर है ना, और पूरा जो प्रेशर वेपर प्रेशर का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है इसके बाद। ठीक है, लेकिन यहाँ तक में एक क्वेश्चन बन जाता है। चलो, तो एक क्वेश्चन है, देखो, इफ 5 मोल सॉल्यूट या 5 मोल ग्लूकोज and 10 mole and 100 mole water dissolve and make solution। एक सॉल्यूशन बनाते हैं दोनों and make solution। कितने कितने, 5 मोल ग्लूकोज और 100 मोल वाटर मिलके सॉल्यूशन बना रहे। then find the mole fraction of both and also molality of solution सॉल्यूशन की मोलैलिटी भी आपको बतानी, बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, इस सॉल्यूशन का सॉल्यूशन करो तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, 5 मोल ग्लूकोज है, 100 मोल वाटर है, तो दोनों का पहले मोल फ्रैक्शन निकालो। तो मोल फ्रैक्शन पहले ग्लूकोज का निकाल लेते, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने, 5, और टोटल मोल कितने, 105, 5/105। ये तो आ गया मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का। मोल फ्रैक्शन निकाल लो वाटर का, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स वाटर के 100 अपॉन नीचे टोटल 105 ही आएगा वापस। ठीक है, तो ये आंसर हो जाए ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन, ये हो जाए वाटर का मोल फ्रैक्शन। दोनों को ऐड करोगे तो एक ही आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन हमेशा एक ही होता है। वो पूछा नहीं, उसके बाद मोलैलिटी पूछ ली सॉल्यूशन। अब हमने पता था, अभी मैंने एक रिलेशन लिखा था, एक्स सॉल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट, ये लिखा था, इक्वल टू स्मॉल एम मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ वाटर। सॉल्वेंट वाटर है ना, तो ये क्या है, देखो एक्स सॉल्यूट 5/105, एक्स सॉल्वेंट क्या है 100/105, तो ये 105 से 105 कट जाएगा, ये आएगा 5/105, सॉरी 5/100। क्यों आएगा समझ में, अरे ये तो ये डिनोमिनेटर है, ये नोमिनेटर में जाएगा, डिवाइड करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 5/100 बचेगा या नहीं बचेगा। ठीक है, इक्वल टू स्मॉल एम निकालना है इनटू ये 18 होता है। क्लियर है या नहीं बोलो, तो स्मॉल एम यानी मोलैलिटी क्या हो जाएगी, 5/100 इंटू 18, ये आपकी मोलैलिटी, मोल पर केजी, मोलैलिटी निकलेगी मोल पर केजी। क्लियर है या नहीं है? देखो एक चीज यहां पर गलत होगी, ये मोलर मास जो होगा 18 ये ग्राम में है। देखो ये तो यूनिट लेस है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस इसलिए होता है क्योंकि मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल ऊपर होता है, नंबर ऑफ मोल नीचे, तो कैंसिल हो जाते हैं दोनों, तो ये यूनिट लेस ही यूनिट लेस है। स्मॉल एम की यूनिट आएगी हमारी मोल पर केजी में। ठीक है, तो यह 18 ग्राम पर मोल है, तो इसको किलोग्राम पर मोल बनाना पड़ेगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। यानी किलोग्राम पर मोल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें सिर्फ ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1000 से डिवाइड कर दो, दैट मीन्स ऊपर 1000 आ जाए। समझ गया ना मैंने क्या किया, अरे नीचे इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे ना, तभी तो किलोग्राम पर मोल में बच जाएगा, जब नीचे जाएगा तो ये
उल्टा हो जाएगा, मोल ऊपर आ जाएगा, किलोग्राम नीचे, करके देख लो आराम से। ठीक है, तो ये आएगा 10 यहाँ पर। ठीक है, और ये 50/18 मोल पर केजी आंसर आ जाए। ठीक है, समझ आया पूरा? क्लियर है या नहीं है बोलो? तो थैंक यू वेरी मच। ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर जो कि मैंने वेट रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स आपको सारी यहाँ पर डिस्कस की है। अब अपन स्टार्ट करेंगे राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ, यानी वेपर प्रेशर की कहानी समझेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू वेरी मच।